हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? सबसे पहली बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने का कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है इट इज़ इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड हार्डवेयर। मतलब कि जो हमारे यूजर्स हैं और हमारे जो सिस्टम का हार्डवेयर है, मान लेते हैं ये हमारा एक हार्डवेयर का एक सिस्टम का हार्डवेयर है और ये हमारे कुछ यूजर्स हैं। तो इनके बीच का जो इंटरफेस है इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। सिंपली मतलब ये है कि हमारे जो यूज़र्स हैं वो हार्डवेयर को कैसे एक्सेस करेंगे, वो करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन बेसिक डेफिनेशन होता है इट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड हार्डवेयर। और या फिर हम बोल सकते हैं इट प्रोवाइड्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ इंटरमीडिएट फॉर द यूजर्स टू एक्सेस हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इंटरमीडिएट टू एक्सेस द हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम। अब जो है जैसे कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुका है। सब लोग मोबाइल और टेलीफोन्स और लैपटॉप्स यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का दूँ, जो जो बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग आजकल यूज़ करते हैं, जो जनरल है, वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और आईफ़ोन का है मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, पर ये दोनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ये सबसे ज़्यादा फेमस हैं। विंडोज़ फेमस है अपनी फंक्शनैलिटीज़ के लिए और मैक ओएस फेमस है अपनी फैसिलिटीज़ के लिए। अब हम बात करते हैं इनके बारे में आगे कि फंक्शंस होते क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो फंक्शंस के बारे में बात करते करते ये देखते हैं, और आगे आने वाले वीडियोस हम ये भी देखेंगे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। और फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो प्रोसेस मैनेजमेंट। कि जो भी हमारे प्रोसेसेस चल रहे हैं एक सिस्टम में, या फिर जो प्रोसेस हम चलाना चाहते हैं अपने सिस्टम में या एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उस सिस्टम में, वो सब एक एक सिस्टम में वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। मतलब कि प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। अब बात करें तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज ऑल्सो डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। और मेमोरी मैनेजमेंट इज ऑल्सो परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस इन सारे फंक्शंस के बारे में मैं अलग अलग से बताता चलूँगा। सीपीयू शेड्यूलिंग और एरर डिटेक्शन मैनेजमेंट, ये जितने भी फंक्शंस हैं, और भी काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, पर ये जो मेन जो फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, इनके सबसे पहले है प्रोसेस मैनेजमेंट। मतलब कि कौन सा प्रोसेस जो है वो सबसे पहले परफॉर्म होगा, कौन सा उसके बाद परफॉर्म होगा। और यही चीज़ सीपीयू शेड्यूलिंग करता है कि प्रोसेस को शेड्यूल करता है कि फर्स्ट नंबर पे P1 जाएगा, सेकंड नंबर पे P2 जाएगा, थर्ड नंबर पे P3 जाएगा। इसको प्रोसेस शेड्यूलिंग करते हैं कि प्रायोरिटी के बेसिस पे मान सकते हैं हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो। शेड्यूलिंग का मतलब होता है वो शेड्यूल करता है अलग अलग प्रोसेस को एक सिस्टम में कि वो कौन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, किस टाइम पीरियड तक एग्जीक्यूट होगा, और फिर ऐसे ही आगे अपने प्रोसेस को करता है। बात करें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब सबको पता होता है क्या होता है, कि हम अलग अलग जो प्रोसेस हैं उनको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। कि जो एक तरीके के प्रोसेस हैं, अगर हमें इन प्रोसेस की ज़रूरत है तो पहले सिंक्रोनाइज़ करके सबसे पहले ये परफ़ॉर्म किए जाएँगे। अगर हमें इन प्रोसेस की पहले ज़रूरत है एग्ज़ीक्यूशन की, तो सबसे पहले ये परफ़ॉर्म किए जाएँगे। और ये चीज़ मैनेज करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, ये देख लिया। और मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट जो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, मैं मानता हूँ कि उनको मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पता होगा कि एक हमारे सिस्टम के पार्ट में मेमोरी कितना यूज़फुल होता है। यूज़फुल क्या, एक सबसे यूनिक और सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है सिस्टम का, वो मेमोरी ही होता है। जब भी हम कोई नया डिवाइस लेने जाते हैं, फ़ोन लेने जाते हैं या लैपटॉप लेने जाते हैं, हम सबसे पहले पूछते हैं कि इसकी मेमोरी कितनी है, क्योंकि रैम कितनी है, रोम कितनी है।
उसकी फंक्शनिंग और उसकी स्पीड, उसका एग्जीक्यूशन टाइम, ये सब इन चीज़ों पे मैटर करता है। हाँ, तो मैंने बता दिया प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, उसके बाद सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। फिर एरर डिटेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है कि एरर डिटेक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई भी एरर्स हमारे एक सिस्टम के अंदर आ रहे हैं तो उनको मैनेज करना, सबसे पहले तो डिटेक्ट करना। अब एरर्स क्या होते हैं? एरर्स वो होते हैं कि हम एक प्रोसेस है P1, हम वो ऐसा करें, एग्जीक्यूशन करने के बाद हमारे पास जो प्रोसेस है वो इस स्टेट में बन करके P1 आए। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि तो एग्जीक्यूशन सबसे पहले हमारे पास P1 प्रोसेस है, उसको हमने एग्जीक्यूशन फेस में डाला कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ में कि ये चीज़ इसमें परफॉर्म होनी चाहिए, और उसके बाद वो P1 इस फॉर्म में बदल गया। पर एरर्स क्या होते हैं? एरर्स अगर यहाँ पर ऐड हो जा रहे हैं तो इनमें काफ़ी सारे अनवांटेड चेंजेस एरर्स की वजह से आ जाते हैं। अनवांटेड चेंजेस, और अनवांटेड चेंजेस का मतलब ये है कि हमें ये नहीं चाहिए होते हैं, हमें इनको हटाना होता है जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके। हाँ, एक केस ये भी होता है इसमें एरर डिटेक्शन मैनेजमेंट में कि मैक्सिमम टाइम हम ज़ीरो एरर जो होता है कभी भी रीच नहीं कर पाते हैं। उसके काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं, वो आगे आने वाले हम टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि क्या-क्या रीज़न्स होते हैं, जैसे कि हम एरर को ज़ीरो के स्टेट में क्यों नहीं पा सकते, जो कि हमारा एक आइडियल स्टेट होता है। तो ये तो रहे अलग-अलग 5 फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हैं। और इसके आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हमने ये समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ इंटरफ़ेस फॉर यूज़र्स टू इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम। फिर उसके बाद हमने काफ़ी सारे उसके फंक्शंस के बारे में समझा। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया कि इट इट इज़ अ इंटरफ़ेस बिटवीन यूज़र्स एंड हार्डवेयर। मतलब कि हमारा एक यूज़र रहेगा, हमारा एक हार्डवेयर रहेगा, और इन दोनों के बीच के जो इंटरफ़ेस है इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेफ़िनेशन के हिसाब से यही बनती है। हमने ये डेफ़िनेशन पढ़ी, तो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये मतलब बन के आता है। पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का रियल स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो मैं आपको अब बना के बताता हूँ। सिमिलर इसी तरीके का होता है, ये एक ओवरव्यू है, पर मैं अब इसको अच्छे से डिफ़ाइन करता हूँ उसके अलग-अलग स्ट्रक्चर को। हमारे पास मान लेते हैं काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर कोई एक सिस्टम है, मान लीजिए लैपटॉप है या फिर कोई फ़ोन है, उसमें काफ़ी सारे यूज़र्स हो सकते हैं, या काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, या काफ़ी सारे उसको फंक्शंस दिए जा सकते हैं कि परफ़ॉर्म करो, ये परफ़ॉर्म करो, ये करो, ये करो, ये करो। वो अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ आपको कि हम ये कह सकते हैं कि लैपटॉप में हमको एक डेस्कटॉप खोलना है, दूसरी जगह हमको पीछे गाने भी चलाने हैं, तीसरा फ़ंक्शन हमको ये करना है कि पीछे हमें कुछ चीज़ें डाउनलोड भी करनी है फ़ाइल्स। तो ये सारे फ़ंक्शंस जो कर रहा है, अलग-अलग इंस्ट्रक्शन जो दे रहा है, वो सिस्टम में जा रहे हैं। तो हम एक साथ भी काफ़ी सारे कर सकते हैं। अब बात ये जो इसके इस चीज़ से रिलेटेड जो बात है, वो मैं आगे आने वाले टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बताऊँगा, काफ़ी डिटेल में। अब यहाँ पे हमारे रहते हैं एप्लीकेशंस और रहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सबको पता है कि एक सिस्टम क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बात आती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये रहा हमारा, और ये किसके साथ यूज़र्स ने अपना कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजी, वो कंपाइल हुए, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंपाइल हुए। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक इंटरफ़ेस प्रोवाइड किया, जो कि कनेक्ट होगा जाकर के हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम से। सिंपल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था, और रियल स्ट्रक्चर हमारा सिमिलर टाइप से ही
थोड़े सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ और थोड़ा डेफिनेशन वाइज़ बताते हुए ऐसा हो जाता है। तो मैं अब ओवरव्यू दूँगा कि आज हमने इस टॉपिक में क्या-क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड नंबर पे हमने अलग-अलग जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर पढ़ा कि अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स जो हमारे रियल लाइफ़ में क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे मैक ओएस और विंडोज़ और एंड्रॉयड ओएस, ये सब हम जो यूज़ करते हैं। फिर मैंने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हमने इन 4 टॉपिक के बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लिया और आगे आने वाले टॉपिक्स में हम काफ़ी डीप में जा कर के और आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। थैंक यू।